जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, कंटेंट आपके लिए यूजफुल है और आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक देखें। साथ ही आप अपना सहयोग हमें प्रदान करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी रूस और डी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में रूस ने सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया है। दोस्तों दस्तावेज के मुताबिक रूस और नाटो दूसरों की सुरक्षा की कीमत पर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सैन्य गठबंधनों के ढांचे सहित व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं करेंगे। दोस्तों रूस और नाटो सैन्य गठबंधन के बीच संबंध 1991 में उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद नॉर्थ अटलांटिक कॉरपोरेशन काउंसिल के ढांचे के भीतर स्थापित किए गए थे। वे 1994 में शांति कार्यक्रम के लिए भागीदारी में शामिल हुए। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद के ढांचे के भीतर रूस और नाटो का सैन्य गठबंधन कब स्थापित किया गया, तो 1991 में, जबकि 1994 में शांति कार्यक्रम के लिए भागीदारी में दोनों शामिल हुए। दोस्तों नाटो की तरफ नजर डालें तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तथा इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। और स्थापना कहाँ हुई है? तो 4 अप्रैल 1949 में। दोस्तों देखते हैं आज अब रूस की तरफ नजर डालेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में इसका स्थान 9वां आता है, लेकिन क्षेत्रफल में इसका दुनिया में स्थान पहला है। यह अगर हम देखें तो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह यूरोप महाद्वीप लगता है, जबकि ये पूरा हिस्सा है जो यह साइबेरिया नाम से जाना जाता है। और यह लगता है कहां पर? तो एशिया महाद्वीप में। दोस्तों रूस विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश है, इस वजह से इसकी सीमाएं भी सर्वाधिक देशों से लगती हैं। यह 14 देशों से कुल सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब ऐसी ही अन्य जानकारी हम आगे रूस के बारे में समझेंगे और देखते हैं रूस के बारे में सारी जानकारियां। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम्स में, तो याद रखें रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि मोस्कवा नदी के तट के पर स्थित है। दोस्तों रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। बहुत अच्छे से याद रखें। रूस की मुद्रा रूबल है। आगे देखें अगर तो रूस विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से 9वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों यह क्षेत्रफल तो यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से 9वां बड़ा है। यहाँ इसलिए यहाँ का जो वो होता है पर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो वह कम है। दोस्तों आगे देखें रूस की राजधानी मॉस्को, इसका एक उपनाम है, बहुत अच्छे से याद रखें। इसका उपनाम क्या है? 5 महासागरों का पत्तन। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 से 3 बार, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखें। 5 महासागरों का पत्तन किस नगर को कहा जाता है? मॉस्को को। आगे देखें तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? रूस। आपको याद रखना है रूस विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। अब अगर हमने आपको बताया था कि रूस अंतरराष्ट्रीय सीमा 14 देशों से लगती है, तो उन 14 देशों के नाम देखें तो नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। दोस्तों नाम फिर से रिपीट करूंगा, याद रखना। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। यह 14 देश हैं जिनसे रूस की सीमा साझा करता है रूस, और यह सार्वभौमिक है विश्व में। आगे देखें तो रूस में स्थित कैस्पियन सागर एक झील है, जिसको सागर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी झील है, और बहुत ही बड़ी नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो यह कहाँ है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है कैस्पियन सागर। इसकी अगर सीमाएं देखें तो कैस्पियन सागर एक ऐसी झील है जिसकी सीमा 5 देशों से लगती है। एक तो रूस, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान इसके तटवर्ती देश हैं। अब इसकी आपको ट्रिक भी बताई गई है पिछली क्लासेस में, दोबारा बता दूंगा। क्या है? रूसी ईरानी तुर्की के काजू खाकर बेजान हो गई। तो तुर्की से तुर्कमेनिस्तान आना है, काजू से कजाकिस्तान आना है, रूसी से रूस आना है, ईरानी से
ईरान आना है और बेजान से अजरबैजान आना है, बहुत अच्छे से याद रखें। यहीं पर एक और झील है बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील कहाँ है? रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, यह भी कहाँ है? रूस में, और यह भी साइबेरिया क्षेत्र में ही स्थित है। कहाँ है? तो यह रूस में, विश्व की सबसे गहरी झील, याद रखें। इंद्र युद्ध अभ्यास क्या है? भारत और रूसी सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है, बहुत अच्छे से याद रखें। पूछा जाता है अगर आपसे कि भारत और रूसी सेना के बीच में आयोजित किया जाने वाला युद्ध अभ्यास कौन सा है, तो इंद्र युद्ध अभ्यास, बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी बिहार और डी सिक्किम। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में झारखंड राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है। अब सबसे पहले दोस्तों सहाय का हम फुल फॉर्म देखें तो सहाय यानी स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, क्या? स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, सहाय का फुल फॉर्म होगा, योजना शुरू की है। यह योजना वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई है, जिसने राज्य के 24 में से 19 जिलों को प्रभावित किया है। योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक के 14 से 19 आयु वर्ग याद रखें दोस्तों, सहाय योजना में किस आयु वर्ग को प्रभावित किया है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो 14 से 19 आयु वर्ग के लड़के लड़कियों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। दोस्तों याद रखें सहाय योजना कहाँ शुरू हुई है? झारखंड में हुई है शुरू, और किसी आयु वर्ग के लिए है तो यह 14 से 19 आयु वर्ग के लिए लड़के लड़कियों को खेल की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। अब दोस्तों हम साथ ही नजर डालेंगे झारखंड की तरफ, तो सबसे पहले नक्शे पर देखेंगे झारखंड को। झारखंड एक राज्य है जिसका गठन बिहार से पृथक होकर किया गया है। मतलब यह पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही थे, लेकिन 2000 में, सन 2000 में बिहार और झारखंड को अलग अलग कर दिया गया, दो राज्य बना दिए गए। दोस्तों तो अब इस झारखंड के बारे में हम संपूर्ण डिटेल देखेंगे। संपूर्ण तो नहीं देख पाएंगे दोस्तों क्योंकि क्लास लेंदी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट इसका स्टेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी बिहार राज्य से अलग होकर। झारखंड की वर्तमान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। दोस्तों पड़ोसी राज्य अगर झारखंड के देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 5 राज्यों से यह अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 5 राज्य। झारखंड में स्थित बांध देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है पंचेत बांध। यह किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। और किस जिले में है? तो धनबाद जिले में। झारखंड के धनबाद जिले में दामोदर नदी पर पंचेत बांध बनाया गया है, बहुत अच्छे से याद रखें। झारखंड में स्थित वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पलामू भी बोला जाता है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य और पलामू बाघ अभ्यारण्य। दोस्तों जो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, पलामू बाघ अभ्यारण्य जो हैं, यह दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछे जा चुके हैं, तो दोनों को याद रखें। आगे अगर हम जलप्रपात देखें तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? रांची में। हिरनी जलप्रपात कहाँ है? रांची में। और पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है? खूंटी में। यह तीनों बहुत अच्छे से याद रखें, हुंडरू और हिरनी रांची में, पंचघाघ कहाँ है? तो खूंटी में। दोस्तों लोक नृत्य देखें तो छऊ, सरहोल, जट जटिन, कर्मा, डांगा, सोहराई आदि। दोस्तों इनमें से जो छऊ है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड का। इसके अलावा जो सोहराई एक लोक नृत्य है और सोहराई पेंटिंग भी है। तो सोहराई पेंटिंग फेमस है झारखंड की। सोहराई लोक नृत्य उतना फेमस नहीं है, लेकिन सोहराई पेंटिंग फेमस है झारखंड की, याद रखना है। अब झारखंड के शहरों के उपनाम देखें तो झारखंड के शहर धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। झारखंड के ही जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग और भारत का इस्पात शहर कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो आपको याद रखना है भारत की कोयला राजधानी धनबाद को भारत का पिट्सबर्ग और भारत का इस्पात शहर जमशेदपुर को कहा जाता है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए यूएनसीडीएफ के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी उड़ीसा, सी हिमाचल प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें
कि महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए हाल ही में उड़ीसा राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए यूएनसीडीएफ के साथ समझौता किया है। यह समझौता महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और ई कॉमर्स के उपयोग के साथ यह महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, HHG और परिवारों की आय और वित्तीय कल्याण में वृद्धि करेगा। उन्हें योजना बनाने, बचत करने, उधार लेने या बेहतर खर्च करने के कारकों में मदद करेगा। दोस्तों, नजर डालें यूएनसीडीएफ की तरफ, तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे फुल फॉर्म। यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड इसका फुल फॉर्म होगा यूएनसीडीएफ का, जिसका गठन 1966 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखें दोस्तों, गठन 1966 में और मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में स्टेट्स हम किसी अन्य क्लास में देखेंगे। आज की क्लास ऑलरेडी 2 इंफॉर्मेशन देखने में बहुत लेंदी हो चुकी है। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कोवोवैक्स वैक्सीन, जिसको हाल ही में WHO ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है, की निर्माता कंपनी है। आपके ऑप्शंस है ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी भारत बायोटेक, सी मॉडर्ना और डी फाइजर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कोवोवैक्स है यह बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। यह किसके द्वारा निर्मित की जाती है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसको मंजूरी किसने दी है? तो WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इसका नाम याद रखना है आपको, कोवोवैक्स। कोवोवैक्स किसके द्वारा बनाया जा रहा है? SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। मान्यता किसने दी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। दोस्तों, कोवोवैक्स वैक्सीन, जिसको हाल ही में WHO ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है, का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इसके 2 डोज 21 दिनों के अंदर लगने होते हैं। तो दोस्तों, पहला डोज आज और दूसरा डोज 21 दिनों के अंदर लग जाना चाहिए। अब नजर डालेंगे SII मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ। तो इसका मुख्यालय पुणे भारत में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसकी स्थापना 1966 में किसने की थी? तो याद रखें, साइरस पूनावाला, जो कि इसके वर्तमान प्रेसिडेंट अदार पूनावाला के पिताजी थे। तो साइरस पूनावाला इसके संस्थापक हुए। प्रमुख अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो अदार पूनावाला। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और मुख्यालय पुणे में स्थित है। दोस्तों, कोविशील्ड जो फेमस वैक्सीन चली है यह SII का ही प्रोडक्ट था, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है? आपके ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी गोरखपुर और डी शाहजहांपुर। तो दोस्तों, याद रखें कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है। यह 594 किलोमीटर लंबा होगा। यह मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। यह कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा और तथा यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। तो यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा होगा? गंगा एक्सप्रेस वे। यह कितने जिलों को जोड़ेगा? तो याद रखें, 12 जिलों को। 12 जिलों के नाम देखेंगे अगर हम, तो मेरठ, हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली और प्रयागराज। यह 12 जिले होंगे, जिनमें से यह मेरठ और प्रयागराज को आपस में जोड़ेगा और टोटल 12 जिलों से गुजरेगा। इसकी लंबाई होगी 594 किलोमीटर और यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस भी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। याद रखें दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी कितनी लंबाई की बनाई गई है? तो 16 फुट 6 इंच की लंबी है। इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था, आपको यह भी बताएंगे। तो आपके ऑप्शन है ए पटना बिहार, बी पीलीभीत उत्तर प्रदेश, सी देवघर झारखंड और डी पटियाला पंजाब। तो दोस्तों, याद रखें कि हाल ही में पीलीभीत, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच की बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। किसने बनाई है दोस्तों? यह तो आप याद रखें, एक रईस अहमद हैं जो प्रसिद्ध कारीगर हैं, इनके द्वारा बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है बांसुरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया 3 दिन का, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में।
है। इस महोत्सव के दूसरे दिन पीलीभीत के कारीगरों ने 16 फुट 6 इंच की बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बजने वाली बांसुरी की सप्लाई पीलीभीत से ही की जाती है, क्योंकि पीलीभीत बांसुरी का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। इसके साथ दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके तहत भी पीलीभीत को बांसुरी की का ही उद्योग सौंपा गया है। गुजरात के जामनगर के कारीगरों ने 11 फुट की बांसुरी बनाकर जामनगर का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। इसका मतलब क्या है कि इसके पहले अभी पीलीभीत के नाम रिकॉर्ड है, लेकिन पीलीभीत के पहले यह रिकॉर्ड था जामनगर के कारीगरों के नाम, जिन्होंने 11 फुट की लंबी बांसुरी बनाई थी और अब इन्होंने 16 फुट 6 इंच की बांसुरी बना दी है। दोस्तों देश के सुप्रसिद्ध बांसुरी कारीगर रईस अहमद, याद रखना है दोस्तों, 16 फुट 6 इंच की बांसुरी बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो रईस अहमद और उनकी टीम ने विश्व की सबसे लंबी 16 फीट की बांसुरी बनाकर इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखते हैं दोस्तों अब आज का अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी श्रेयस अय्यर और डी ऋषभ पंत। तो दोस्तों याद रखें कि उत्तराखंड धामी ने हाल ही में ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि ऋषभ पंत उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे राज्य में खेल भावना जागृत हो और बच्चे जो यूथ है, युवा हैं, वह खेल के प्रति समर्पित हो। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ऋषभ पंत ने साल 2017 में T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद 2018 में टेस्ट और वनडे पदार्पण किया। दोस्तों वह टीम इंडिया के लिए 25 टेस्ट, 18 वनडे और 41 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। याद रखें दोस्तों, यह एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है टीम इंडिया के वर्तमान में वो बोलते हैं ना कि एक परमानेंट विकेट कीपर होता है, तो वह कौन है? तो ऋषभ पंत है। इनके अलावा रिद्धिमान साहा, संजू सैमसन या केएल राहुल को उपयोग में लिया जाता है इनकी एब्सेंस में। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, भारत की जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए किसे टीम का कप्तान नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए यश ढोल, बी अंगक्रीस रघुवंशी, सी हरनूर सिंह और डी निशांत सिंधु। तो दोस्तों याद रखें कि भारत की जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए हाल ही में यश ढोल, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको टीम का कप्तान नियुक्त किया है। दोस्तों 4 बार के चैंपियन भारत ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। दिल्ली के बल्लेबाज यश ढोल को 17 सदस्यीय टीम का कप्तान बनाया गया है। अंडर 19 विश्व कप का 14वां संस्करण अगले साल कहां आयोजित होगा? यह बहुत अच्छे से याद रखें। तो अंडर 19 विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? वेस्ट इंडीज कर रहा है। कब से कब तक? 14 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट के 14वें सीजन में 48 मैच खेले जाएंगे। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए यह पूरी जानकारी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है जो हमारा मतलब लास्ट कुछ ईयर्स का करंट है, वहाँ की जानकारी। तो भारत साल 2000, साल 2008 और साल 2012 और साल 2018 में 4 खिताब जीतने वाली सबसे सफल टीम है। तो दोस्तों अंडर 19 विश्व कप की सबसे सफल टीम कौन सी है? भारत। इसने 4 खिताब जीते हैं, 2000 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में। और 2022 के लिए कप्तान कौन होंगे? तो यश ढोल होंगे। इसकी मेजबानी कौन करेगा 2022 के विश्व कप की? तो याद रखना है वेस्ट इंडीज करेगा। और कब से कब तक? तो 14 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए पुलेला गोपीचंद, बी चेतन आनंद, सी किदाम्बी श्रीकांत और डी सैयद मोदी। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत बन गए हैं। दोस्तों यह भले ही फाइनल में हारे हैं, लेकिन रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। यह रिकॉर्ड इनके नाम हुआ है। फाइनल मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला सिंगापुर के लोह किन यू से हुआ। दोस्तों किससे हुआ? सिंगापुर के लोह किन यू से। लोह ने इस मुकाबले में श्रीकांत को 21-15 और 22-20 से हरा दिया, लेकिन इसके बाद भी किदाम्बी श्रीकांत ने भारतीय पुरुष बैडमिंटन की दुनिया में इतिहास रच दिया है और यह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? किदाम्बी श्रीकांत। बहुत अच्छे से याद रखें। देखेंगे दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है,
ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे और डी चौथे। तो दोस्तों याद रखें कि ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। दोस्तों कॉलर आईडी स्पैम डिटेक्शन और ब्लॉकिंग कंपनी ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में बिक्री और टेलीमार्केटिंग कॉलों में महत्वपूर्ण होने के कारण भारत में स्पैम कॉल दरों में फिर से वृद्धि हुई है। देश वैश्विक रैंकिंग में 9वें स्थान से चौथे स्थान पर आ गया है। 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 9th, और 2021 में भारत की रैंकिंग है 4th। बहुत अच्छे से याद रखें। अधिकतम स्पैम आधारित कॉल वाले दुनिया के शीर्ष 3 देश ब्राजील, पेरू और यूक्रेन है। तो दोस्तों अधिकतम स्पैम आधारित वाले देशों में पहले स्थान पर कौन है? ब्राजील, दूसरे पर पेरू और तीसरे पर यूक्रेन है। दिलचस्प बात यह है कि कड़े सरकारी नियमों के कारण अमेरिका 2020 में दूसरे स्थान से गिरकर 2021 में 20वें स्थान पर आ गया है। तो दोस्तों सेकंड रैंक थी लास्ट ईयर अमेरिका की, लेकिन वहां कड़े सरकारी नियम रखे गए और उस वजह से यह अमेरिका अब 2021 में 20वें स्थान पर आ गया है। दोस्तों जो आपको बता दें कि 2021 में भारत में कुल कॉल्स हुए हैं स्पैम रिपोर्टेड, उनमें से 93.5% कॉल्स हैं टेलीमार्केटिंग कॉलों के। आपको याद रखना है कौन से? बिक्री और टेलीमार्केटिंग कॉलों में के कितने? 93.5% है। अब नजर डालेंगे हम ट्रू कॉलर की तरफ। तो ट्रू कॉलर की स्थापना 1 जुलाई 2009 को हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष बिंग गार्डन तथा इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं यह सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी और आपको इसे पढ़ने में मजा आया होगा। साथ ही यहाँ से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को अब लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक इस कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके उन्हें भी इस अच्छे कंटेंट से परिचित कराइए और उन्हें यहाँ तक लेकर आइए। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर हम सबसे सोशल मीडिया फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को शेयर करके अपना सहयोग हमें प्रदान करें। वीडियो को आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।